Hello and welcome to Poonam Dua classes. Today we will discuss the pattern of exam for IGNOU, that is MEG05, and the name of the exam is Literary Criticism and Theory. We will discuss the pattern of the exam in detail and some of the important questions as well. Please do share and subscribe the channel and send WhatsApp at the given number in description to know the procedure to join our classes. Let me give a clear tip to my watchers that please do not run after any kind of shortcuts. The first thing that I want to make clear is that there is and there should be actually no shortcut to study a subject like literature. Many of you will tomorrow opt for many competitive exams of this subject and will go for higher studies. So rather than just focusing on tips, try to grab concepts in detail, no shortcuts please. आप इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़िए. इसके टोटल 8 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए मत पढ़िए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए पढ़िए. Let us understand what the question paper of this subject is like. MEG05, there are 8 blocks and all the blocks are important, and the question paper has questions actually from each of the block. So this is how the paper looks like. आपको 3 घंटे दिए जाएंगे. 3 घंटे कम नहीं होते हैं अगर आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और टोटल मार्क्स होंगे 100. सब्जेक्ट नेम literary criticism and theory, and more thoroughly you cover the subject, more are the chances to score good in your not only this exam but UGC NET and PhD entrance or other competitive exams as well. सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो जनरली हर साल शॉर्ट नोट से रिलेटेड होता है. आपको कुछ 4 या 5 शॉर्ट नोट्स के आंसर करने होते हैं आउट ऑफ द गिवन 7, 8 और 9 चॉइसेस. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म. हम हर एक का ब्लॉक भी समझते जाएंगे और उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी. एंड ये टॉपिक्स तो आपको प्रिपेयर करने ही करने, लेकिन आपको हर ब्लॉक को थॉरली पढ़ना है. डू नॉट थिंक दैट दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिर्फ इसी को करने से आप लोग पास हो जाएंगे या अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है. मे बी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं इन्हीं क्वेश्चंस को करने से, लेकिन आपको थॉरो प्रिपरेशन करनी है. अपने आप को प्रिपेयर करना है फ्यूचर के लिए, नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम. पोस्ट मॉडर्निज्म, दिस इज़ फ्रॉम ब्लॉक 8. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पोस्ट मॉडर्निज्म ब्लॉक 8 में से है और इसको आप अच्छे से तभी समझ पाएंगे जबकि आपने मॉडर्निज्म को अच्छे से पढ़ा है. मॉडर्निज्म को तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा जब आपने MEG1 में ब्रिटिश पोइट्री में WB Yeats और T.S. Eliot जैसे पोएट्स को कवर किया होगा. So postmodernism is actually nothing but a departure from modernism. और किसी भी चीज़ को जब मेंशन करिए तो बहुत अच्छे से सभी फीचर्स के साथ एग्जाम्पल देते हुए करिए. और पोस्ट मॉडर्निज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी. तो अगर आप मिडनाइट चिल्ड्रन पढ़ते हैं उसके साथ ही साथ पोस्ट मॉडर्निज्म के फीचर्स को भी पढ़ते हैं तो आपकी प्रिपरेशन इस टॉपिक की बहुत अच्छी हो जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ गाइनोक्रिटिसिज्म. गाइनोक्रिटिसिज्म ये हमारा ब्लॉक 6 से है जो कि फेमिनिस्ट थ्योरीज पर बेस्ड है. एंड दिस इज़, आई मस्ट से, इज़ ए कैनॉन ऑफ विमेन राइटिंग. एलेन शोवाल्टर का दिया हुआ बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि फीमेल राइटिंग्स को शो करता है. एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. अगर आप लोगों ने T.S. Eliot को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव लेकिन उनका डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी साथ में ज़रूर पढ़िएगा. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाय मिस्टर एलियट, T.S. Eliot. एंड यू रियली नीड टू हैव गुड नॉलेज ऑफ हैमलेट एज वेल. अगर आप इस टॉपिक को कवर करना चाहते हैं तो आपको हैमलेट की बहुत अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. हैमलेट बाय शेक्सपियर टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज़ नीडेड. एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज़ एक्चुअली a set of objects
a situation, a chain of events which shall be the formula of the particular emotion. किसी भी टेक्स्ट में हमें किस तरीके से पता चलता है कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है या सेंट्रल कैरेक्टर है या जो भी शो किया जा रहा है, हमें किसी भी पीस ऑफ टेक्स्ट में स्पेसिफिकली प्लेस में किस तरीके से वो इमोशंस हमें एक पर्टिकुलर गोल की तरफ लेकर जा रहे हैं. The next one is resistance to theory. रेजिस्टेंस टू थियरी ये हमारा ब्लॉक 1 में से है. आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ कि सभी ब्लॉक्स को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा. रेजिस्टेंस टू थ्योरी इज़ एन एसे बाय पॉल डीमेन. पॉल डीमेन जो कि एक बहुत ही फेमस लिटरेरी क्रिटिक थे और थियोरिस्ट थे, और ये ऐसे बेसिकली डिस्कस करता है द राइज ऑफ लिटरेरी थियरी इन अमेरिका इन 20th सेंचुरी, और किस तरीके से लिटरेरी थियोरीज एक चैलेंज को फेस करती हैं. Next concept is hamartia, and I'm saying over and again कि to understand the concept is not enough unless and until you do not know the examples behind it. आपको एग्ज़ाम्स में एग्जाम्पल देना भी बहुत ज़रूरी है टू शो द एग्जामिनर दैट यू नो द कंसेप्ट वेरी डीपली. hamartia बेसिकली एक कैरेक्टर का फ्लॉ होता है या कैरेक्टर का खुद का कोई एरर होता है, द एरर ऑफ अ ट्रेजिक हीरो दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल. हम सभी इंसान हैं, हम सभी में कोई ना कोई कमी होती है जिसकी वजह से कभी हमारा डाउनफॉल हो जाता है, और उसी कमी को बोला जाता है इन नॉर्मल टर्म्स ट्रेजिक फ्लॉ एंड इन टेक्निकल लिटरेरी टर्म्स hamartia. In a tragedy specifically, a protagonist's flaw in the personality is called hamartia, which leads to the heroic decline towards a tragic end. And it will be good to know if you can give examples from texts like Othello, texts like Hamlet, or texts like Macbeth and Oedipus Rex in detail. अगर आप ये सभी टेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, अथेलो, हेमलेट, मैकबेथ, इडिपस, तो आप बहुत अच्छे से hamartia के एग्जाम्पल्स को पोर्ट्रे कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ रिलेटेड टू कार्ल मार्क्स, मार्क्सिज्म. ब्लॉक 5 में से है ये. मैं आपको सबके ब्लॉक्स भी बताती जा रही हूँ साथ साथ. मार्क्सिज्म, एज द नेम स्टेट्स, was introduced by Karl Marx, and Marxist criticism is basically interested in the society created by the author in the piece of literature concerned. इसके लिए आप किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें कि आपको लगता है कि एक सोसाइटी को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया. जैसे कि अगर आपने द ग्रेट गैट्सबी पढ़ा है तो किस तरीके से उसमें हायर क्लास लोगों की लाइफ को अलग तरीके से दिखाया गया, लोअर क्लास लोगों की लाइफ को अलग तरीके से दिखाया गया. इस तरीके से आप मार्क्सिज्म को विद इन एग्जाम्पल अपने एग्जाम्स में प्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. ये है हमारा ब्लॉक 7 से, ब्लॉक 7 ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, एंड दीज टर्म्स आर पार्ट ऑफ सिस्योर्स साइन थ्योरी. दिस इज़ फ्रॉम ब्लॉक 7. साइन थ्योरी हमें ये कहती है कि किस तरीके से हम किसी वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज वी आर टोल्ड वर्ड ट्री, तो किस तरीके से ट्री को सोचने के बाद फिर हम ट्री को इमेजिन करते हैं. दैट इज़ व्हाट दिस थ्योरी स्टेट्स. सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, गिवन बाय फर्डिनेंड डी सिस्योर. नेक्स्ट वन इज़ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड. लिरिकल बैलेड तो एक्चुअली में कुछ पोइट्रीज़ का कंपाइलेशन है बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था, लेकिन थ्योरी की फॉर्म में ज़्यादा फेमस है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड. Lyrical ballad, as I state, was a volume of poems which were issued anonymously by Wordsworth and Coleridge in 1798, and the first volume of 1798 was published with a short foreword in which Wordsworth stated very briefly the main points of his argument. लेकिन हम यहाँ पर बात करें सेकेंड एडिशन की, which was published in 1800 with many poems added and a much longer and more detailed preface, जिसमें कि पोइट्री किस तरीके की होनी चाहिए, पोइट्री के रूल्स क्या होते हैं, उन सबको मेंशन किया गया. and those rules and that particular preface is of utmost importance for all the literature students.
तो शॉर्ट नोट्स के बाद शुरू होते हैं हमारे ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि आपको कोई 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो अगेन आई विल से गो फॉर दी ऑल ब्लॉक्स थॉरली। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस का, न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। What are the common features of the critiques associated with new criticism? This is taken from block 4. ब्लॉक 4 का नाम ही न्यू क्रिटिसिज्म है। न्यू क्रिटिसिज्म एक फॉर्मलिस्ट मोमेंट थी इन लिटरेरी थ्योरी दैट डोमिनेटेड अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन मिडिल डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, और इसका एम्फेसिस था क्लोज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट, पर्टिकुलरली टू पोइट्री। अगर आप किसी टेक्स्ट को बहुत क्लोजली रीड करते हो तो टेक्स्ट अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड है, सेल्फ रेफरेंशियल है। यू डू नॉट नीड टू डिग अप टू मच अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द राइटर, टू मच अबाउट द एरा ऑफ द राइटर, टू मच अबाउट द कल्चर ऑफ दैट टाइम ऑफ सोसाइटी। और इसके जो मेजर प्रोपोनेंट्स हैं वो थे टी.एस. एलियट, रॉबर्ट पेन वॉरेन, विलियम एम्सन, जे.सी. रैनसम, आई.ए. रिचर्ड्स, एलन टेट एंड Clent Brooks. Next question, question number 3. How does Coleridge deal with distinction between fancy and imagination? This is from block 3, romantic criticism, जिसको कि कॉलरिज ने एक्सप्लेन किया है। इमेजिनेशन को उन्होंने बताया है कि एक फैकल्टी है जो कि एसोसिएटेड होती है हमारी क्रिएटिविटी से, हमारी एक पावर से, जो कि किसी भी चीज़ को शेप करती है, यूनिफाई करती है। लेकिन फैंसी ऑन दी अदर हैंड थोड़ी सी इन्फीरियर है एंड इट इज़ मेरली एसोसिएटेड बेसिकली, एंड फैंसी क्रिएटिव नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग का एक मैकेनिकल ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. What roles do spontaneity, emotion and personality have in Wordsworth's theory of poetry? Again, block 3, romantic criticism. इस पूरे क्वेश्चन में आपको मेंशन करना है कि वर्ड्सवर्थ ने किस तरीके से पोइट्री के बारे में अपनी ओपिनियन दी है कि पोइट्री इज़ नथिंग बट अ मैटर ऑफ मूड एंड इंस्पिरेशन। एक पोएट जो है वो बहुत ही ऑन दी स्पॉट किसी भी पोइट्री को सोच सकता है, लेकिन अपने इमोशंस और अपनी पर्सनालिटी, इन दो चीज़ों को यूज़ करके ही उस पोइट्री को एक प्रॉपर शेप दे पाता है एक पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. कॉमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द सेकेंड सेक्स। ब्लॉक 6 फेमिनिस्ट थ्योरी से लिया गया है ये। द सेकेंड सेक्स, वेरी फेमस बुक बाय सिमोन डी बूवर, और वी कैन से सिर्फ नाम ही काफ़ी है यहाँ पर। द ऑथर हियर डिस्कसेस द ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन थ्रू आउट हिस्ट्री, और बूवर ने रिसर्च किया इस प्रॉब्लम के बारे में और उन्होंने एक बुक लिखी इन 14 months बिटवीन दीज ईयर्स 1946 एंड 1949। उन्होंने इस बुक में बहुत ही खूबसूरती से लिखा है कि सम डे दैट हैविंग बीन क्रिएटेड आफ्टर एडम, ईव इज़ एविडेंटली अ सेकेंडरी बीइंग। ईव को एडम के बाद क्रिएट किया गया था, एडम की बॉडी से क्रिएट किया गया था, इसलिए ईव को हमेशा से एक सेकेंडरी बीइंग सोचा जाता है। उसी तरीके से ईव एक्चुअली सभी फीमेल्स को रिप्रेजेंट करती है, एंड हेंस the same treatment of being secondary is received by females since ages. So second sex becomes a very apt title for it. Next question, very significant and very frequently repeated in this exam as well. How does Roland Barthes differentiate a work from a text? Explain in your own words. Block 7 में से है और टॉपिक का नाम इज़ फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है इन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू ऑफ लैंग्वेज बाय बार्थ्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू मस्ट स्टडी इट इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Trace the emergence of cultural studies with reference to the theories of Edward Said, Spivak, Gayatri Spivak and Bhabha. तो यहाँ पर आपको मेंशन करने ये सारे पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट्स। एडवर्ड सेड का ओरिएंटलिज्म, कैन द सबाल्टर्न स्पीक बाय
गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक और भाभा के सारे कॉन्सेप्ट्स, मिमिक्री, हाइब्रिडिटी, एम्बिवेलेंस एंड कल्चरल difference. These are very good topics to be covered. Do cover all these theories from block 8, unit 4, post colonial theories. स्पेसिफिकली आई से कि स्पेशल अटेंशन दीजिए एडवर्ड सेड के ओरिएंटलिज्म कॉन्सेप्ट को, जो कि 1978 में अपीयर हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अफेक्टिव फैलेसी. तो सबसे पहले तो फैलेसी का मतलब समझिए. फैलेसी का मतलब होता है कोई मिसकंसेप्शन, कोई गलत फहमी. अफेक्टिव का मतलब क्या है, किसी चीज़ ने आपको किस तरीके से अफेक्ट किया है. तो अफेक्ट होने से रिलेटेड गलत फहमी इज़ द अफेक्टिव फैलेसी, एज द नेम स्टेट्स, एज सिंपल एज इट इज़. सो अगर आपको अफेक्टिव फैलेसी को अंडरस्टैंड करना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द अदर कॉन्सेप्ट एज वेल, विच इज़ कॉल्ड द इंटेंशनल फैलेसी. And the two essays, the intentional fallacy and the affective fallacy, were written in collaboration by W.K. Wimsatt and Monroe C. Beardsley. The affective fallacy इसी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो कि सबसे पहले 1949 में पब्लिश हुआ था. ये एक theoretical formulation है of another aspect of the new critics' attempt to objectively focus on the work itself. They feel that the critic should not be concerned with the emotional effects of the work on the reader. तो रीडर्स पर क्या इफ़ेक्ट हुआ है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने आप में वो वर्क है, वो पोइट्री है, वो टेक्स्ट है, वो प्ले है, वो नॉवल है जिसको कोई रीडर पढ़ रहा है. क्योंकि इफ़ेक्ट्स तो 10 रीडर्स पर 10 अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. सो हाउ कैन वी से कि रीडर्स पर जो इम्पैक्ट हुआ दैट इज़ दी फाइनल कंक्लूजन ऑफ द टेक्स्ट. ये कंसेप्ट आपको बहुत ही डिटेल में समझना है. इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स Marx's view of the base superstructure relationship. How does an artist becomes conscious of it in his or her creation? द बेस बेसिकली आपको मार्क्सिज्म तो बहुत अच्छे से समझनी है. उसके बाद आपको बेस और सुपर स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है, लिखना है. पहले मार्क्सिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे आप एग्ज़ाम में, उसके बाद लिखेंगे बेस क्या है और सुपर स्ट्रक्चर क्या है. बेस बेसिकली एक सोसाइटी की रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप एंड आइडियाज़ टू कंप्राइज इट्स सुपर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द culture, the institutions, the political power structure, roles and rituals in mind. So these comprise basically all social relationships. बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाली टर्म है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन रिपीट होता है बेस और सुपर स्ट्रक्चर का. So again in the end I am saying please do cover all the blocks. Do not follow shortcuts, especially when your purpose is to achieve more from literature, not just the degree of PG. And the tip is, if you are studying something, do it with dedication. So with this tip, I say bye for now. Put your feedback in comment. Reach through WhatsApp for admission query. And thanks for watching. Best of luck for your exams.